हुँ। तो ये कंप्लीटली टेक्निकल होता है कि यहाँ पर और भी कुछ स्किल्स देखी जाती है? राइट। क्योंकि तो रिटन एग्ज़ाम तो टेक्निकल होती होगी, करेक्ट? करेक्ट। रिटन या एग्ज़ाम तो दोनों हैं एक्चुअली। देखो हुँ। मैंने एग्ज़ाम नहीं लिखा है, बट मैंने जी, जी। बहुत सारे लोगों से बात किया है हाँ। और मुझे पता है कि रिटन एग्ज़ाम में इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, वो गेट के लेवल हुँ। जैसा रहता है और गेट में जैसे ओके। एप्टीट्यूड वैसे रहता है, इसमें भी हाँ, रहता है। हुँ। एंड ओके। अदर देन दैट जो मैंने एक्चुअल लोगों से बात किया है, आईसीआरबी इंटरव्यू जिन्होंने लिया है इसरो के हुँ, अंदर, तो हुँ, वो बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, टेक्निकल तो हर हर कोई बंदा होता है, बट आपका हुँ, मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आते हैं। जब जब आप इसरो में आते हो, दे एक्सपेक्ट दैट यू ब्रिंग अ सेंस ऑफ लीडरशिप विथ यू। तो आपका हुँ, लीडरशिप स्किल्स देखा जाता है, आपका टीम वर्क कैसा है देखा जाता है, आपका अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो, जैसे एक्सपीरियंस लोग भी हुँ, बहुत सारे अप्लाई करते हैं, तो आपने हुँ, टीम वर्क कैसे किया, कैसे आपने काम को आगे ले गए। ड्रीम दैट कैन बिकम ट्रू फॉर एवरीवन, ठीक है? हुँ, एंड इसके लिए इसरो इज़ आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे युविका प्रोग्राम है। देश हुँ, के हर कोने से बच्चों को ले आके उनको मोटिवेशन दे रहा है स्टेम एजुकेशन में। दैट इज़ हुँ, अ ग्रेट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी। हुँ, एंड बहुत या सारे आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं हर सेंटर में, जैसे अहमदाबाद के अराउंड सैक आउटरीच एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। एंड आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज़, जैसे एनआरएसी का ही हुँ, एनआरएसी इज़ अ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बट हमारे हुँ, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स है बहुत सारे, जैसे नागपुर में है, बैंगलोर में है, शिल्लॉन्ग में है, हुँ, नॉर्थ ईस्ट में, फिर दिल्ली में है, ठीक है? ओके। तो इन सारे सेंटर्स में आउटरीच एक्टिविटीज़ हैपन फ्रीक्वेंटली एंड देयर आर हुँ, बहुत सारे ओपन डेज़ भी रहते हैं। जैसे अगर आपको आपके बच्चे को आपको इसरो सेंटर में ले जाना है, तो देयर हुँ, आर सम ओपन डेज़ ऑन अगस्त 15th और इंटरनेशनल स्पेस डे, जो आप हुँ, उस दिन पे इसरो सेंटर में ले जाके उनको एक स्पेस म्यूज़ियम रहता है, फिर बहुत सारे दिखाते भी हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आई ओके। थिंक अगर आप एक पेरेंट हो, देन यू कैन टेक हुँ, योर चिल्ड्रन देयर, बट अगर आप स्टूडेंट हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी हाउ इसरो वर्क्स, हुँ, उस दिन आप तो फिर उनका हुँ, बजट आता है। इसरो का जब भी इसरो का बर्थ हुआ था, द हुँ, मेन मोटिव, जैसे विक्रम साराभाई ने बोला, मेन मोटिव इज़ टू हेल्प इंडियन सिटीज़न्स। इंडियन हुँ, सिटीज़न्स को पहले हेल्प करना इज़ वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ इसरो, ठीक है? जो भी राइट। हिसाब से हो, सिविल गवर्नेंस के हिसाब से हो या एग्रीकल्चर हिसाब से हो, जो भी हिसाब से हो, ठीक है? हुँ, उसको मेन मोटिव लेते हुए पूरा इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाया गया है। अभी जैसे हुँ, आप देख रहे हो, नए गोल्स ऐड हुए हैं इसरो के लिए, हुँ, गगनयान ऐड हुआ है, ठीक है? जी। तो हमारा रिसर्च, जैसे मैं बोलता हूँ, जो भी सैटेलाइट अभी तक हमने भेजा है, हुँ, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर रिलेटेड टू अ प्रोग्राम कॉल्ड एज़ एनआरएमएस, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? ओके। तो हुँ, हमारे नेशनल रिसोर्सेज़ क्या है? हमारे खेत हुँ, हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ है, ठीक है? हुँ, वैसे लैंड यूज़ है। तो इनको स्टडी करने के लिए हमारे मेजर एफर्ट लगा है अब तक। बट अभी हुँ, जो डायरेक्शन में हमको दिशा दे रहे हैं इसरो को, वो है कि हुँ, हम भी सारे एजेंसीज़ के इक्वली हम फॉर इनवाइटिंग मी, मेरा भी यही है कि सबको मैं मोटिवेट करूँ कि इसरो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क दैट इज़ हैपनिंग। अगर जी। आपका ड्रीम है, तो देयर इज़ डेफिनिटली अपॉर्च्युनिटीज़, यू कैन जॉइन इसरो। एंड आल्सो इफ यू आर नॉट जॉइनिंग इसरो आल्सो, स्पेस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, तो आपको बहुत सारे जी। अपॉर्च्युनिटीज़ अब इंडिया में ही मिल रहे हैं स्पेस में, ठीक है? हुँ, तो देयर इज़ अ डेफिनिट वे फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आउट देयर हू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस, कि आप स्पेस में आओ और ऑसम वर्क करो और इंडिया को आगे ले। को लेकर। जी। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है, आप ये चीज़ को समझ लीजिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब मेडिसिन का अल्टरनेट। अगर हम हुँ, गोलियाँ, दवाइयाँ खा के ये हो चुके हैं, हमें वो चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है जी, हमारी लाइफ से, तो हम विदाउट मेडिसिन के हम अपने आप को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो जी। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव मेडिसिन। हाँ, सोनिया, आप जब भी आपको टाइम हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो, काम से थक गए हो, आप हुँ, पीसी के सामने बैठे हो, अपने वर्क में हो और हुँ, आपको लो फील हो रहा है, तो हुँ, आप उसको कभी भी कर सकते हैं। इसके तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके तो सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। 20-20 टाइम प्रेस कीजिए, ये अपनी ओके, रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए, आप इसके बेनिफिट बहुत दिखेंगे, आपको मिलेंगे। राइट, जी। हर एक में अगर कुछ तकलीफ आने से पहले ही अपने हुँ, आप को थोड़ा-सा, जिस तरह से हमें एक्सरसाइज़ करना चाहिए और हम हुँ, बहुत सी चीज़ों का विज़िट करते हैं, तो हुँ, अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप देखो, तो हुँ, लोग हमेशा मतलब वीक में 15 दिन में, महीने में हुँ, थेरेपिस्ट के पास विज़िट करते ही हैं, एज़ अ हुँ, प्रिवेंट डिसीज़। कोई भी राइट, डिसीज़ को आने से पहले वो थेरेपी कर लेते हैं, तो जिससे हुँ, उनको पता होता है कि उनको अपने चैनल को एनर्जाइज़ करना है, हुँ, उनके ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस रखना है, जिससे हुँ, उनको डिसीज़ ना आए।
तो उससे राइट। उनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। और ओके। ये जो डिसीज होती है तो हम लोग ये डिसीज को इस तरह से क्योर करते हैं कि ये पॉइंट, इस मेरिडियन के जो पॉइंट होते हैं उनमें हाँ। हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। वहाँ पे हम लोग ये करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, कभी-कभी मैग्नेट्स भी लगाते हैं, कप लगाते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं और उससे जो है वो मेरिडियन का कंजेशन हटाते हैं। तो ओके। उससे क्या होता है कि उस ऑर्गन से रिलेटेड, जो भी ऑर्गन से रिलेटेड उनको डिसीज आई है, जैसे सपोज हाँ। डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग स्प्लीन चैनल को ज्यादा ये करते हैं, ओके। स्प्लीन और लीवर पे काम करते हैं। तो हम हाँ। स्प्लीन और लीवर चैनल को पकड़ के काम शुरू करते हैं। उसमें हम हाँ। लोग जब डायग्नोस करते हैं तो डायग्नोस में हमको समझ में आता है कि इनके कौन से ऑर्गन पे हमको काम करना है। जी। ये पूरा यूनिवर्स जो है वो 5 एलिमेंट पे चलता है। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट थेरेपी पे ही चलती है। हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट है। वो 5 एलिमेंट को ऑर्गन में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। मतलब ऑर्गन में जो ऑर्गन 5 एलिमेंट बेस पर चलते हैं हमारी बॉडी पे। ओके। और ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियन चलती है सोनिया, पाथवे ओके। ऑफ एनर्जी। हाँ, मेरिडियन हाँ। को जो है वो पाथवे ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, उसे जी। चाइनीज में की कहा जाता है। जी। और हमारे इंडियन इसमें हमने प्राणा कहते हैं। आप देख ही रहे होंगे आसपास काफी सारे माध्यमों में आपको इसका दिख रहा होगा। जैसे स्टैटिस्टिकली बोले तो आज की तारीख में जो इंडिया में ही अगर हम देखेंगे एडटेक इंडस्ट्री है, वो जी। करीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर की उसकी वैल्यूएशन है। इतनी बड़ी, मतलब वैल्यूएशन नहीं, जो जो बिजनेस पोटेंशियल है जी। वो उसकी बात करो। वैल्यूएशन तो कहीं ज्यादा, मतलब वो तो एक सब्जेक्टिव टर्म। जी। तो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 6 to 7 बिलियन डॉलर जिसका जिसे हम मानते हैं कि उतनी बिजनेस पोटेंशियल ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज आज भी ऑलरेडी काफी सारी है। और फ्यूचर में एज यू सेड कि क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी रिसेशन में नहीं जाएगी। हाँ। एजुकेशन ये जो सेक्टर है, क्योंकि इसकी जरूरत सबको है। टेक वैसे देखा जाए तो एडटेक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। तो इसको हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो एडटेक, जी। किसे एडटेक बोलना है, मतलब क्या एडटेक है, किस टाइप हाँ। का बिजनेस एडटेक है। तो एग्जैक्ट। उसमें ब्रॉडली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। एक है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम्म। पढ़ाना, मतलब एजुकेशन विद द aid or with the help of technology ओके। that is delivered, that is also। और दूसरा जो ब्रॉड पार्ट है वो है जो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए जो टूल्स चाहिए, वो ओके। बनाने वाली कंपनी, वो भी एडटेक हो गई। बहुत ज़्यादा मेरे ऑप्शन है। अगर आप यूपीएससी नहीं करते हो फिर भी यूपीएससी का सिलेबस अगर आपके सिंसियरली एक या दो बार कवर किया भी है तो उसके बाद आप आरबीआई की एग्जाम पास कर सकते हो। दैट इज एन ग्रेट पोस्ट। आपके पास फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑप्शन है, आपके पास पोस्टल सर्विसेज का ऑप्शन है, आपके पास एसएससी थ्रू अलग अलग इंटरनेशनल होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू उनका ऑप्शन है, आपके पास स्टेट कमीशन का ऑप्शन है। अगर आप बाय द वे यू आर हिंदी स्पीकिंग एरिया ऑफ इंडिया, जैसे कि आप राजस्थान, यूपी, एमपी या बिहार से हो, तो ये चारों स्टेट कमीशन जो है हिंदी में एग्जाम्स ले लेती है, जिनका पैटर्न सेम यूपीएससी का है। मतलब अगर आप यूपीएससी कर लो मतलब आप किसी भी स्टेट में आप 4 अलग स्टेट के एग्जाम दे सकते हो। तो आप यूपीएससी को और इन चारों स्टेट के एग्जाम्स को, अगर आप महाराष्ट्र से हो पास तो आप एमपीएससी भी दे सकते हो, क्योंकि 2025 अभी 1 साल के बाद एमपीएससी एग्जैक्टली लाइक यूपीएससी। पहले शॉट के लिए जो मैथमेटिकल आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ये गलत है। आई लेट मी बस दिस मिथ कि एक बात ये दी जाती है कि देखिए 14-15 लाख फॉर्म जाते हैं, तो उससे फाइनल सिलेक्शन से अराउंड 1000 में। तो अगर आप 15 लाख से या 14 लाख से कंपेयर करो तो 0.001% भी चांसेस नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। तो अगर इतनी कम पॉसिबिलिटी है तो बिलीव मी, इवन बिफोर प्रिपरेशन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी, आई वाज स्टिल अ वाइज मैन। तो अगर मुझे पहले से एक खराब थी तो मैं इसमें आता ही नहीं, अगर इतनी कम पॉसिबिलिटी होती तो। दैट्स अ प्रॉब्लम क्या है
इंडिया में यूपीएससी के फॉर्म की पहले बात को फीस बता देता हूँ। यूपीएससी के प्रीलिमिनरी की फीस है 100 रुपए, एंड दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज फ्री, फॉर एससी एंड एसटी मेल्स एंड फीमेल्स इज फ्री। तो इंडिया का हर कोई बंदा एक ब्रेकफास्ट की मामले में यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है। So, but I must say as a trainer कि अगर आप कंसेक्यूटिव नहीं, अगर आप सिंसियर स्टडी करते हो, मतलब ढेर सारे की स्टडी की बात कर रहा हूँ, और कंसेक्यूटिव में 2 या 3 प्रीलिमिनरी फेल होते हो, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट मेक दिस। आप ये नहीं कर सकते। आप ये सक्सेस स्टोरी देखते हो बहुत बार, ये 7 अटेम्प्ट में पास हुए, 9वें अटेम्प्ट में पास हुए। भाई हर कोई 9 साल नहीं दे सकता लाइफ, और देने भी नहीं चाहिए क्लास में लोगों ने। नहीं, पहली बात तो अगर आपने 4-5 साल किसी भी चीज की पढ़ाई करी हो, दैट नेवर गुड। ऐसा नहीं होता कि ये मतलब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पढ़ाई मिस गई। जैसे मैं आज लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट जो लॉ प्रैक्टिस अदरवाइज मेरे साथ जिन्होंने शुरू करी, वो का मुझे में आज भी फर्क है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल एबिलिटी दैट इज बिल्ट ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। When you give me a document, I can scan through it very fast and I can understand what is there very quickly, because it is not इतने 20 पढ़े हुए होते हैं